नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से साथ हैं हमारे इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करते हैं कॉमन एरर्स को, जो कि एसएससी में अभी तक आ चुकी हैं और ये हमने किरण पब्लिकेशन से ली हैं। 80 सेंटेंसेस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं 81वें सेंटेंस से। ज़्यादा बातों में अब समय नहीं लगाएंगे, सीधे काम की बात करेंगे। ये जो हमारी अप्रोच है, जिस अप्रोच को लेकर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ये एक सिंटैक्टिकल अप्रोच है। हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं वर्ड टू वर्ड, हम हर वर्ड पर ध्यान देते हैं कि ये वर्ड किस फंक्शन में है, उसके आधार पर किस पार्ट ऑफ स्पीच में जाना चाहिए और ये दूसरे वर्ड से, दूसरे शब्दों से किस तरह से कनेक्शन में है, किस तरह के रिलेशन में है और ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर क्या मीनिंग जनरेट कर रहा है। तो ठीक है, शुरू कर लेते हैं हमारे 81 सेंटेंस से, जो कि इस स्लाइड का, इस पीपीटी का पहला सेंटेंस है। 81। देखिए, रवि। रवि आपको पता है नेम है, और किसी का नेम है तो नाउन है। अब अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं तो आप फेमिलियर होंगे, आप जानते होंगे। और अगर आप नए हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में नाउन होता है तो नाउन तो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो नाउन अगर कोई भी वर्ड है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी वर्ड है, तो उसके फंक्शन क्या होने चाहिए? उसके फंक्शन होने चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर कोई भी वर्ड जिसे आप नाउन कह रहे हैं किसी सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले कॉम्प्लीमेंट होते हैं। लिंकिंग वर्ब अपने साथ कॉम्प्लीमेंट लेके आती हैं। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं लिंक करने के लिए सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। जैसे एक सेंटेंस लिखकर मैं आपको समझा देता हूं। मैंने यहां पर लिखा सी लुक्स कॉन्फिडेंट। यहां पर मैं सीम्स भी यूज कर सकता था और बी की कोई भी फॉर्म यूज कर सकता था मैं। बी तो यहां पर यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो बेस फॉर्म है। इज मैं यहां पर यूज कर सकता था। ये तीनों ही लिंकिंग वर्ब हैं। लिंकिंग वर्ब के बारे में मैं पहले ही डिटेल में काफ़ी बता चुका हूं इस सेशन की वीडियोस में भी, और वर्ब प्लेलिस्ट के जो हमारा चैप्टर है, जो मैंने वर्ब चैप्टर यहाँ पर डाला हुआ है इसी चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट में लिंकिंग वर्ब पर हैं 2-3 लेक्चर, जिसमें मैंने डिटेल में लिंकिंग वर्ब को, उसके फंक्शन को और उसके कंपैरिजन को दूसरी वर्ब्स के साथ, दूसरे नेचर की वर्ब के साथ उसके कंपैरिजन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये तीनों ही वर्ब लिंकिंग वर्ब हैं। तो लिंकिंग वर्ब आप, चलिए इनको दो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दीजिए। तो अगर आपके पास सेंटेंस ये है सी इज कॉन्फिडेंट, तो ये जो लिंकिंग वर्ब है क्यों लगाई गई है? ये लिंक करने के लिए लगाई गई है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। ये कॉम्प्लीमेंट है कॉन्फिडेंट, ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में मतलब होता है पूरक, मतलब जो इसके मीनिंग को कंप्लीट करे, पूरा करे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये नाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं। यहां पर एडजेक्टिव लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ब अगर लिंकिंग वर्ब होगी तो वो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगी सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आप किसी नाउन को, जैसे मैं यहां पर लिख सकता था सी इज अ टीचर, ठीक है। तो ये क्या है? ये नाउन है। तो यहां पर नाउन क्या हो रहा है? यहां पर नाउन हो रहा है कॉम्प्लीमेंट। किसके लिए हो रहा है कॉम्प्लीमेंट? इस सब्जेक्ट के लिए। चूंकि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए लगाई जाती है। तो अगर आप किसी भी नाउन को कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं तो उससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी होनी चाहिए। जैसे इन कॉम्प्लीमेंट से पहले यहां पर लिंकिंग वर्ब लगी है। क्या यहां कोई लिंकिंग वर्ब है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। अब अगर किसी नाउन को ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है तो दो ही सूरतों में कहा जा सकता है, कि या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा हो, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, कि या तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। प्रीपोजिशन भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि वो लगाए ही इसलिए जाते हैं कि वो नॉन प्रोनाउन को जोड़ सके सेंटेंस में, सेंटेंस के किसी भाग से। तो जिस नाउन प्रोनाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है उसका। अभी आएंगे आगे इस तरह के सेंटेंसेस तो आपको समझ में आएगा।
फिलहाल इससे पहले ना कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी है ना कोई प्रीपोजिशन लगी है, तो इसको ऑब्जेक्ट भी नहीं कहा जा सकता। अब तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फंक्शन के आधार पर निर्धारित करना कि ये सब्जेक्ट है। हम सीधे सीधे ये भी कह सकते थे कि सर असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट अगर असर्टिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट लगा है शुरू में, सॉरी नाउन लगा है शुरू में, तो वो सब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस मोस्टली सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होते हैं। इतनी बात हो गई हमारी रवि के बारे में, जो कि हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आगे देख लेते हैं, आगे लगी है मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट इसका टेंस हो गया। इतनी बात यहां पर समझ में आ गई। अब ये जो मेन वर्ब है, ये भी दो तरह की मेन वर्ब संभव है। एक तो हो सकती है लिंकिंग वर्ब, दूसरा हो सकता है एक्शन नेचर की वर्ब, यानी कि कोई ऐसी वर्ब जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि आपके सामने लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस मैंने यही लिख दिया, चलो सी इज अ टीचर, जो अभी थोड़ी देर पहले सेंटेंस लिखा था वही, ये है लिंकिंग वर्ब। यहां पर लिखा मैंने सी सॉ अ टीचर। अब ये आप इन दोनों वर्ब्स को देखकर बता सकते हैं कि ये जो वर्ब है ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक एक्शन की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो काम है, ये जो वर्ब है, ये एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है। जबकि ये जो वर्ब है ये कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। क्या ऊपर वाले सेंटेंस में सी इज अ टीचर में कोई एक्शन हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है? तो आप इसको एक्शन वर्ब कह ही नहीं सकते जब यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही। तो अब तो इसको लिंकिंग वर्ब ही कहेंगे। लिंकिंग वर्ब ही होती है बी, ये जो बी है लिंकिंग वर्ब ही होती है। बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, फील, स्मेल, टेस्ट, लुक, सीम, अपीयर, टर्न, स्टे, रिमेन, साउंड, कीप, रीच, प्रूव, और भी हो सकती है। तो ये जो है लिंकिंग वर्ब होती है। अब लिंकिंग वर्ब यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब से अलग होती है, क्योंकि एक्शन वर्ब किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब केवल और केवल लिंक करने के लिए आती है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर मेन वर्ब आप कह रहे हो किसी वर्ब को, तो वो लिंकिंग नेचर की भी हो सकती है, एक्शन नेचर की भी। ये जो है एक्शन नेचर की वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ बताना, टोल्ड या टेल, बेस फॉर्म है टेल और सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ये तो एक एक्टिविटी ही है। अब ये जो टोल्ड है, अब ये देखो, ये जो एक्शन वर्ब है टोल्ड, इसमें भी दो संभावनाएं हैं कि या तो ये ट्रांजिटिव होगी या फिर ये इंट्रांजिटिव होगी। इसका क्या मतलब है? अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं भैया, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? कोई नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर तो बताया था मैंने रवि के केस में कि अगर कि जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक्चुअली में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका में केवल नाउन प्रोनाउन ही आ पाते हैं, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस वर्ब को एक्शन वर्ब कंसीडर कर लिया है, तो अब आगे ये पॉसिबिलिटी चेक कीजिए कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ये पता करिए। आपको पता लगाना है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की पहचान ये है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्ट कोई नॉन प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब ये लगी है यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लगा है, ये प्रीपोजिशन क्यों लगा रखा है भैया? प्रीपोजिशन लगाया जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ। जैसे मैं लिखूं सी वेंट मार्केट, अब ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है आपकी मार्केट, ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाता है। तो अगर किसी नाउन को लिखना भी है तो आपको टू प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ता है, ऐसे कम है। ठीक है, ऐसी ये वर्ब है सी स्लेप्ट। ठीक है, अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की, किसी नाउन प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। अगर हमें लिखना भी पड़ रहा है कोई नाउन, बेडरूम या हॉल, कुछ लिखना ही पड़ रहा है,
तो हमें प्रीपोजिशन लगा के ही लिखना पड़ेगा। और इसी काम में आती है प्रीपोजिशन, किसी नाउन को प्रोनाउन को ऐड करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्ब थी ट्रांजिटिव, इसके बाद सीधे इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर वो नाउन लिखा हुआ है हिज फ्रेंड, ये नाउन फ्रेज लिखी हुई तो है, नाउन फ्रेज ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि कोई सिंगल वर्ड तो है नहीं। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पे गलत लगा रखा है, प्रीपोजिशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इतनी बात हो गई कि टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद सीधे उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रीपोजिशन गलत लगा दिया। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। देखो एक चीज और है जो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने सेंटेंस लिखा यहाँ पर, सी गेव मी अ गिफ्ट, ठीक है, इसकी जगह मैं सेंट भी लिख सकता था। अब ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा यहाँ पर सी सेड ओके। यहाँ पर लिखा मैंने सी सेड टू मी ओके, ये लिखा मैंने। अब देखो ये वाली जो वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट ले लेती है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इसीलिए इनको कहा जाता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि एक ऐसी वर्ब जिसकी ट्रांजिटिविटी दो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगी, यानी कि ये अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेंगी। उसी तरह की वर्ब है आस्क, ये भी अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है। किससे पूछा और क्या पूछा, भाई किससे पूछा, ये पर्सन लेगी पहले ऑब्जेक्ट को और दूसरे ऑब्जेक्ट को लेगी ये थिंग के रूप में, यानी कि व्हाट का रिप्लाई। ऑब्जेक्ट और जो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हुम या व्हाट का रिप्लाई होते हैं। तो ये रहा हुम का रिप्लाई। हुम मतलब किसको, तो किससे पूछा, और व्हाट का मतलब क्या, क्या पूछा, ठीक है। तो ये दो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। लेकिन जो सैड है वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद एक ही ऑब्जेक्ट लेती है। और इसका सबूत आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिलेगा देखने को। जब आपको सैड के बाद कुछ भी लिखना होता है, कोई ऑब्जेक्ट लिखना होता है कि किससे कहा गया, तो आप क्या करते हो, प्रीपोजिशन लगा के लिखते हो। लेकिन अगर आपको यही चीज जो है अगर कन्वर्ट करनी है तो आप क्या करते हो, सी टोल्ड मी ओके, ऐसे ही लिख दोगे ना। फिर आप ये टू हटा देते हो। क्यों हटा देते हो, क्योंकि जो आपकी टोल्ड है वो डाई ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, वो भी अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप ये करते हो ना, डायरेक्ट में सैड टू लगा रहता है, आप टू हटा देते हो जब आप टोल्ड लगाते हो। वो इसीलिए क्योंकि ये जो सैड है ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लेती है अपने बाद, और वो ऑब्जेक्ट ले लिया इसने ओके के रूप में कि क्या कहा। लेकिन किससे कहा के लिए ये इनट्रांजिटिविटी शो करती है। चूंकि इनट्रांजिटिविटी शो करती है किसी पर्सन के लिए या होम के रिप्लाई के लिए या किससे कहा के लिए, तो हमें वहां पर टू लगाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो टोल्ड लगा देते हैं सैड टू की जगह, क्योंकि सैड के साथ टू इसलिए आ रहा था क्योंकि वो इनट्रांजिटिव थी मी के लिए, ट्रांजिटिव थी ओके के लिए, लेकिन मी के लिए इनट्रांजिटिव थी। लेकिन टोल्ड मी के लिए भी ट्रांजिटिव है, ओके के लिए भी ट्रांजिटिव है। इट मीन्स ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसी चीज को जरा यहां लगा कर देखिए, ये जो टोल्ड है ये है ट्रांजिटिव तो है, ट्रांजिटिव में भी ये डाई ट्रांजिटिव है, मतलब एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद दो ऑब्जेक्ट लेगी। पहला ऑब्जेक्ट तो ये आ गया इसका, किससे बताया है ना, पर्सन है, ये कोई पर्सन ही होगा, इसको बोलते हैं होम का रिप्लाई। जो पर्सन होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में वो होम का रिप्लाई होते हैं कि किससे कहा। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है इसका, भाई किससे बताया किससे कहा, ये तो ये हो गया, लेकिन क्या बताया, भाई वाट का रिप्लाई भी तो लेगी ना ये, इसको तो दो ऑब्जेक्ट लेने हैं,
तो ये व्हाट का रिप्लाई कहाँ है, ऑब्जेक्ट टू कहाँ है, ये रहा। ये इन्फिनेटिव, ये जो 2 + V1 लिखा है ये एक्चुअली में एक इन्फिनेटिव लिखा है। इन्फिनेटिव जो होते हैं वो नाउन भी बन जाते हैं, वो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, एडवर्ब भी बन जाते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर किसी इन्फिनेटिव को एडवर्ब होना है तो निश्चित तौर पर ही एडवर्ब तब होगा जब या तो वो वर्ब को मॉडिफाई करे, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, या एडवर्ब को मॉडिफाई करे। और केवल इन्फिनेटिव ही नहीं, पूरी इंग्लिश में किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी क्लोज को तभी एडवर्ब कहा जा सकता है जब वो इन तीनों में से किसी एक के लिए आई हो। वर्ब के लिए आई हो, एडजेक्टिव के लिए आई हो, या एडवर्ब के लिए आई हो, किसी एक के लिए अगर वो आई है, कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई क्लोज, इन तीनों में से किसी एक के लिए भी आई है तो उसको एडवर्ब कहा जा सकता है। इसी प्रकार से किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेज को, किसी भी क्लोज को एडजेक्टिव तभी कहा जा सकता है जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आई हो। किसी भी वर्ड को नाउन तब कहा जा सकता है जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फंक्शन में हो या कॉम्प्लीमेंट हो रहा हो। ठीक है, यही 3 रोल है जो नाउन मोस्टली प्ले करता है। सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब यहां पर ये क्या हो रहा है, 2 बाई यहां पर हो रहा है ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये क्या है, नाउन है। नाउन है इसीलिए तो ऑब्जेक्ट हो पाया वो, किसका, टोल्ड का। क्यों हो पाया, क्योंकि वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब थी। एक ऑब्जेक्ट उसने यहाँ ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया। अब देखो ये इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट तो बन गया, नाउन के फंक्शन में तो आ गया, लेकिन है तो मूल रूप से एक वर्ब ही। क्या बोला जाता है इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव को बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया भी है कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहा जाता है इन्हें। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए वर्ब को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, कहने का मतलब है कि ये भले से एक नाउन के फंक्शन में आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन मूल रूप से इसमें एक वर्ब भी है, इसको वर्ब ही कहा जाता है। अब ये वर्ब है तो इस वर्ब को भी देखना पड़ेगा कि ये किस नेचर की वर्ब है, लिंकिंग नेचर की वर्ब है या एक्शन नेचर की वर्ब है। तो आपको पता है कि ये जो बाई है तो एक्शन है, तो एक्टिविटी है। तो अगर ये एक्शन नेचर की वर्ब है तो एक्शन नेचर की वर्ब भी 2 तरह की हो सकती हैं, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। तो आपको पता है कि आप अगर खरीदोगे तो कुछ कोई चीज तो होगी जो खरीदोगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा आई बॉट या बाई, मैं आपसे इतना सेंटेंस बोलूं, मैं किसी से बोलूं आई बॉट या आई बाय, तो मुझसे पूछेगा ना व्हाट। तो आई बॉट का क्या कंप्लीट मीनिंग है, अगर मैं ये सेंटेंस किसी से बोलता हूं आई बॉट, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, क्या बॉट वर्ब जो मैंने लगाई है क्या ये कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रही है, नहीं कर रही। जैसे ही मैं किसी से बोलूंगा आई बॉट तो मुझसे पूछेगा व्हाट, क्या खरीदा तुमने। इट मीन्स ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर रही है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग कर रही है। क्यों, क्योंकि ये नहीं बता रही कि क्या खरीदा गया, तो ये चीज वो पूछेगा। मैंने कहा आई बॉट, वो पूछेगा व्हाट। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि इस वर्ब को व्हाट का रिप्लाई चाहिए, यानी कि इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए व्हाट का रिप्लाई चाहिए। वो हमने दिया नहीं तो उसने उधर से पूछ लिया। इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए व्हाट का रिप्लाई चाहिए, और व्हाट तो खुद एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तो किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पे ही होगा। इट मीन्स यहाँ पर कोई नाउन होना चाहिए, और वही नाउन, जो भी नाउन यहाँ पर होगा वही नाउन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर पता करना है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी या नहीं लेगी तो व्हाट लगा के देख लो। अगर व्हाट फिट हो सकता है, व्हाट का रिप्लाई फिट हो सकता है, तो नाउन फिट हो सकता है, और नाउन फिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो वर्ब को ट्रांजिटिव कंसीडर किया जाना चाहिए। वही चीज आपने यहां करके देख ली। अगर आप बाई के बाद वाट लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ वाट का रिप्लाई चाहिए, वर्ब ऐसे नेचर की है कि इसको वाट का रिप्लाई चाहिए अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये नाउन लिखी गई है जो कि इसका ऑब्जेक्ट हो रही है बाई का, और ये वर्ब ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ठीक है,
ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, मतलब 81 सेंटेंस हो गया। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू। ठीक है, देखो ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में एक क्लोज जो होती है, ये इसको क्लोज 1 मान लो या ए मान लो या बी मान लो या 2 मान लो, कुछ भी कह लो, लेकिन एक क्लोज जो होती है जो इफ से लिखी होती है वो होती है कंडीशन, वो होती है कंडीशन। और जो दूसरी क्लोज होती है वो होती है उस कंडीशन का रिजल्ट, कि अगर ये कंडीशन हुई, अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, नहीं भी हो सकता, कई बार इमेजिनेशन होती है, कई बार पॉसिबिलिटी होती है। मतलब ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है, और ये रिजल्ट डिपेंड करता है इस कंडीशन पे, चाहे रियलिटी में हो या अनरियलिटी में हो, चाहे इमेजिनेशन हो चाहे पॉसिबल सिनेरियो हो। ठीक है, तो ये कंडीशन और ये वो हो गया इसका रिजल्ट, मतलब ये कंडीशन अगर हुई तो ये रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी है या इमेजिनेशन भी हो सकती है। अब ये देखो यहाँ पर जो है आपको क्या देखना चाहिए, आपको सेंटेंस शुरू से देखना चाहिए, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर जो लिखी है ये लिखी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट मत कंसीडर कर लेना इसको, ये है एक्चुअली में एक इमेजिनेशन, ये एक इमेजिनेशन है और इसको कहा जाता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, इसको कहा जाता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ठीक है, मतलब इमेजिनेशन शो करने के लिए हमने इस वर्ब को लगाया हुआ है, वरना तो आई के साथ तो वाज आना चाहिए था। चलो देख लेते हैं। आई यहां पर हो गया प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट। अब ये वुड जो है मोडाल लगा है, ये जो वुड मोडाल है इस सिचुएशन में, देखिए मोडाल एक एक मोडाल बहुत जगह यूज हो जाते हैं, अलग अलग मीनिंग में अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज हो जाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में कंडीशन में ये मोडाल वुड यूज होता है इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और हमें पता कैसे चला कि हमें इमेजिनेशन एक्सप्रेस करनी है, क्योंकि हमने लिखा हुआ था इफ आई वर यू, वर लगाया हुआ था, मतलब एक इमेजिनेशन को शो करने वाला हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाया हुआ था, उससे हमें पता चला कि हमें इमेजिनेशन शो करनी है। तो आई वुड एक्सेप्ट, ये मोडाल तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, एक्सेप्ट हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी अगर एक्शन नेचर की है तो उसमें भी देख लो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। भाई अगर पता ना चले कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है तो वाट लगा के देख लिया करो उसके आगे, एक्सेप्ट वाट, आई एक्सेप्ट वाट द ऑफर, यानी कि ये जो द ऑफर लिखा हुआ है ये वाट की जगह तो लिखा हुआ है, मतलब इस वर्ब को वाट का रिप्लाई चाहिए, वाट का रिप्लाई हो गया द ऑफर, द ऑफर हो गया एक नाउन, इट मीन्स इसके बाद नाउन लिखा हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब हो गई ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है, इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, नो एरर। 83 पर चलते हैं। सिंपल सेंटेंस है ये, सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे जो है ना समझे हो तो वो भी मैं बता ही देता हूँ। आई एम मोर लोनलियर हियर देन आई वॉज इन द यूएसए। आई हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्टिव केस में होता, और ऑब्जेक्ट तब होता जब कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी हो इससे पहले। ये तो सेंटेंस का पहला वर्ड है तो ये सिनेरियो तो है ही नहीं। एम हो गई यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। देखो लिंकिंग वर्ब बोलने से पहले इसको आप ये देखा करो कि एम हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, पहले ये देखा करो। हेल्पिंग वर्ब होगी तो मेन वर्ब के साथ आएगी। भाई हेल्पिंग वर्ब होने का क्या मतलब है, हेल्पिंग वर्ब होने का मतलब है हेल्प करने के लिए आई है। किसकी हेल्प करने के लिए आई है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई है, तो मेन वर्ब के साथ आएगी ना। मतलब जैसे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग, अभी इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जा सकता है क्योंकि मेन वर्ब के साथ आई है। ये लिखी है मेन वर्ब, ये लिखी है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आई है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आई है।
किस चीज में हेल्प कर रही है? टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्पिंग नेचर की होती है, हेल्प करने के लिए आती हैं। किसकी हेल्प करने के लिए आती है? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं। और क्या हेल्प करती हैं वो? मेन वर्ब की किस चीज में हेल्प करती हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टेंस या स्टेट को एक्सप्रेस करने में। अगर मैं आपसे कहूँ इसका टेंस चेंज कर दो, प्रेजेंट से पास्ट कर दो, तो आप वाज कर दोगे। मैंने आपसे कहा कि टेंस चेंज कर दो और आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। मैं आपसे कहूँ कि इसकी स्टेट चेंज कर दो, ये कंटिन्यूस में है, तो आप इसको परफेक्ट में कर दो, तो आप हैव प्लेड कर दोगे। आपने फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रही थी मेन वर्ब की टेंस और स्टेट को एक्सप्रेस करने में। ठीक है, ये होता है हेल्पिंग वर्ब को समझने का तरीका। यानी कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो मेन वर्ब के साथ आती। क्या कोई मेन वर्ब यहाँ लगी है? नहीं है। तो इट मीन्स अब ये खुद ही मेन वर्ब है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब कहना गलती होगी। अब ये खुद मेन वर्ब है। अब अगर ये मेन वर्ब है, देखिए बिना मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस हो सकते हैं। इंडेफिनिट स्टेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो बिना हेल्पिंग वर्ब के ही होते हैं, है ना। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, लेकिन अफर्मेटिव में तो आती ही नहीं है। तो ये सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अब देखिए मेन वर्ब है तो लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की? एक्चुअली में ये लिंकिंग नेचर की है। ये बी की फॉर्म होती है सारी की सारी। इज, एम, आर, वाज, वर। परफेक्ट केस में बीन भी हो सकती है हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख के। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेन वर्ब है और ये लिंकिंग नेचर की वर्ब है, यानी कि लिंकिंग नेचर की वर्ब है। अब लिंकिंग नेचर की वर्ब है तो लिंकिंग नेचर की वर्ब क्यों आई होगी? लिंक करने के लिए आई होगी। लिंकिंग वर्ब के नाम से ही क्लियर है, लिंकिंग, लिंक करने के लिए। यानी कि अगर लिंक करने के लिए आई है तो किसको लिंक करने के लिए आई है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। यहां पर थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं। लिंकिंग वर्ब आई है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ये जो कॉम्प्लीमेंट है, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं। एडवर्ब और मैनर ये नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते। एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम हो सकते हैं अगर वो लॉजिकल हो, मीनिंगफुल हो। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं अगर लॉजिकल हो, मीनिंगफुल हो। तो एडवर्ब मैनर कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकते, मैं ये बार बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स नए हो सकते हैं, कि एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं वर्ब के लिए, वर्ब का मैनर बताने के लिए। जो कोई भी एक्शन होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, देखिए एडवर्ब से क्लियर है कि वो वर्ब के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जो मैनर है, एडवर्ब से ये बात तो क्लियर है कि वो वर्ब के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जो एडवर्ब मैनर है, इसका जो मैनर वाला पार्ट है, इस पर अगर फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो मैनर होता है वो किसी एक्टिविटी में होता है। जब कोई एक्शन होता है या किया जाता है तो उसको करने का एक ढंग होता है। दौड़े तो तेजी से दौड़ गए, बोले तो हल्के से बोल रहे हैं, गा रहे हैं तो जोर जोर से चिल्ला के गा रहे हैं। तो ये तेजी से, हल्के से, जोर जोर से, ये क्या है? हमारी एक्टिविटी का ढंग ही तो है, मैनर ही तो बता रहा है। इसी प्रकार से जब कोई भी एक्शन होता है या किया जाता है तो उसको करने का एक ढंग होता है, मैनर होता है। उस मैनर को बताने वाले वर्ड को एडवर्ब मैनर कहा जाता है, और ये एडवर्ब मैनर लगाया जाता है उस वर्ब को, उस एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, और ये तो एक्शन वर्ब है ही नहीं। तो एडवर्ब मैनर इसीलिए लिंकिंग वर्ब के साथ, लिंकिंग वर्ब के सिनेरियो में नहीं आ पाते हैं, ये एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट हमने लगाया है वो तो इस सब्जेक्ट के लिए लगाया है, और ये सब्जेक्ट तो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और जबकि एडवर्ब मैनर लगाए जाते हैं किसी वर्ब के लिए। यहाँ पर हमें जो भी वर्ड लिखना है वो इस नाउन प्रोनाउन के लिए लिखना है, तो उस तरह के वर्ड लिखे जाएंगे जो कि जस्टिफाइबल हो। एडवर्ब मैनर जस्टिफाइबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो लोनलियर है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। लोनली एडजेक्टिव होता है, सही है। ये मोर लगा है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की वजह से, और ये लगा है एडवर्ब की तरह। भाई किसी एडजेक्टिव को,
किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए अगर कोई वर्ड लगा है तो उसको एडवर्ब ही तो कहोगे। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। यानी कि कोई एडवर्ब अगर कोई वर्ड अगर इसको लोनलियर को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या है, एडवर्ब। अब देखो आपने एडवर्ब भी कंपैरेटिव सेंस में लगा दिया और एडजेक्टिव आपने खुद कंपैरेटिव सेंस में लगा रखा है। आपने वो जो कंपैरेटिवनेस दिखानी है, आपको जो कंपैरेटिव डिग्री आपने लगानी है देन की वजह से, वो आपने अगर लोनलियर में लगा दी तो मोर की जरूरत नहीं थी। और अगर आप एडवर्ब ऐसा लगा रहे हो जिसके द्वारा आप कंपैरेटिव डिग्री शो करना चाहते हो, कंपैरेटिव सेंस को कन्वे करना चाहते हो, तो फिर इसको कंपैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये दोनों में से एक ही आएगा, या तो आप लोनलियर लगाइए या फिर मोर लोनली लगाइए। लोनली, LONELY। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, काम आएंगी चीजें। देखिए कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि ER लग के कंपैरेटिव या EST लग के सुपरलेटिव बनते हैं। जैसे कि मैंने लिखा बिग, तो बिग का आप बिगर कर दोगे, बिगेस्ट कर दोगे। कोल्ड का आप कोल्डर कर दोगे, कोल्डेस्ट कर दोगे। लेकिन यहां पर लिखा मैंने इम्पोर्टेंट, भाई इम्पोर्टेंट भी एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन क्या इसका इम्पोर्टेंटर कर दोगे, क्या कर दोगे, क्या ये ER लगा दोगे, क्या इम्पोर्टेस्ट कर दोगे, क्या लगा पाओगे, क्या नहीं लगा पाओगे। और किस वर्ड के साथ हम ER लगा सकते हैं, किस वर्ड के साथ हम ER EST नहीं लगा सकते, ये कैसे तय हो सकता है। और इसको हम और मोर इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं। अगर इसको हमें कंपैरेटिव सेंस में लेके भी जाना है, इस एडजेक्टिव को हमें कंपैरेटिव सेंस में लेके जाना है तो मोर इम्पोर्टेंट लिखते हैं। और अगर इसको हमें सुपरलेटिव सेंस में लेके जाना है तो हम लिखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हो गई पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। अरे यार ये क्या हो गया, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये कैसे तय होता है। देखिए हमें देखना पड़ता है सिलेबल को। सिलेबल क्या है, सिलेबल है प्रोनाउंसिएशन की बेसिक यूनिट। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जो वन सिलेबल वर्ड होते हैं उनको आप ER या EST लगा के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं। और जो थ्री सिलेबल एडजेक्टिव होते हैं उसमें आप मोर या मोस्ट लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं। अब सिलेबल का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ये वर्ड, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, तो एक तो हो गया इम, हिंदी में लिख देता हूं, एक तो हो गया इम, एक हो गया पोर, एक हो गया टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब 3 बेसिक यूनिट हैं इसमें प्रोनाउंसिएशन की। हमें 3 बार जो है अपने रिदम को चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर बिग एक ही बार में बोल दिया, कोल्ड एक ही बार में बोल दिया, तो ये हो गए 1 सिलेबल एडजेक्टिव, ये हो गए 3 सिलेबल एडजेक्टिव। अगर 3 सिलेबल एडजेक्टिव है आपके पास, यानी कि 3 बेसिक यूनिट है प्रोनाउंसिएशन की, 3 बार हमें अपनी रिदम को चेंज करना पड़ रहा है, तो आप उसके साथ मोर या मोस्ट लगा के ही कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं। अगर आपके पास 1 सिलेबल एडजेक्टिव है, आपने एक ही बार में बोल दिया सारा का सारा, जैसे शॉर्ट एक ही बार में बोल दिया आपने, टॉल एक ही बार में बोल दिया आपने, ठीक है। तो अगर ये इस नेचर का आपके पास एडजेक्टिव है, एक ही बार में बोल दिया पूरा, हमें कहीं भी रिदम को चेंज नहीं करना पड़ा, तो आपको ER EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। अब ये 1 सिलेबल हो गया, ये 3 सिलेबल हो गया, बीच में रह गया 2 सिलेबल वाला। ये जो 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव होते हैं, ये नीचे का हटाना पड़ेगा मेरे को, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
टूस लेवल वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे लोनली था, ठीक है, लोनली, एक सिलेबल हो गया ये लॉन, एक सिलेबल हो गया ये ली, लॉन ली, ठीक है, दो सिलेबल हो गए इसमें। तो इसके साथ हमें ऑप्शन है, हम लोनलियर भी कर सकते हैं, मोर लोनली भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही यूज होते हैं बहुत जगह पर, दोनों ही पॉसिबल है। यहाँ पे हम लोनलीस्ट भी कर सकते हैं, मोस्ट लोनली भी कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है क्लेवर, 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 तो क्लेवरर भी कर सकते हैं, ई आर भी लगा सकते हैं, मोर क्लेवर भी कर सकते हैं, क्लेवरेस्ट भी कर सकते हैं, मोर क्लेवरेस्ट भी कर सकते हैं, मोस्ट, मोस्ट क्लेवर, मोस्ट क्लेवर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लेवरेस्ट भी कर सकते हैं, मोस्ट क्लेवर भी कर सकते हैं। तो ये होता है टू लेवल वाले एडजेक्टिव, जहां पर हम दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव जो है इसी फॉर्म को, ई आर फॉर्म को ले, यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो इतना डिटेल में अगर डिस्कशन करना है टू लेवल एडजेक्टिव पर, तो एडजेक्टिव चैप्टर में मैं बिल्कुल इसको डिटेल में खोल कर काफ़ी देर तक पढ़ाता हूँ, वहाँ पर उतना डिटेल में संभव हो पाता है। यहाँ पर जो है हमें बहुत सारे सेंटेंसेस डिस्कस करने होते हैं, तो लेक्चर लंबा हो जाता है। फिलहाल आप इतना समझिए, अगर आपके पास टू लेवल एडजेक्टिव है, तो टू लेवल में से भी कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो इसी फॉर्म में आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो इसी फॉर्म में आ सकते हैं मोर के साथ, और कुछ दोनों फॉर्म में आ सकते हैं। आप उनका लोनलियर भी कर सकते हैं, मोर लोनली भी कर सकते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो है यहाँ पर संभव है, लोनलियर भी संभव है, मोर लोनली भी संभव है। हेयर लग गया यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है, मोर लोनली होगा, इसने कर रखा है यहाँ पर भी कंपेरेटिव, यहाँ पर भी कंपेरेटिव, तो या तो इसको लोनलियर करो या मोर लोनली करो, दोनों में से एक पॉसिबल है। यहाँ पर लग रहा है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, थोड़ी सी मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। आगे लग रहा है यहाँ पर एडवर्ब। अब चूंकि ये जो है एडवर्ब वो प्लेस है, अब ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब है तो या तो वर्ब के लिए आया होगा, एडजेक्टिव के लिए किसी के लिए तो आया होगा, एडवर्ब के लिए आया होगा। किसके लिए आया है ये? इस वर्ब के लिए, कि ये वाली जो वर्ब है कहाँ एग्जिस्टेंस में है, हियर। देन लग गया एक प्रीपोजिशन की तरह कंपैरिजन करने के लिए। एक्चुअली में देन प्रीपोजिशन नहीं है, ये देखो ये जो वर्ड है ना देन, ये प्रीपोजिशन भी हो जाता है, कंजंक्शन भी हो जाता है। प्रीपोजिशन जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसके बाद कोई नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज लिखी रहती है, या कोई प्रोनाउन या कोई नाउन लिखा रहता है। कंजंक्शन जब ये होगा तो इसके बाद कोई क्लोज लिखी रहेगी। यहाँ पर एक्चुअली में क्लोज लिखी है, इसलिए इसको कंजंक्शन होना है। फिर क्लोज क्या लिखी है? आई सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गई लिंकिंग वर्ब, इन द यूएसए। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था पिछले सेंटेंस में ही कि ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं ये बन जाती हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बन जाती हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गई लिंकिंग वर्ब, और इसका कॉम्प्लीमेंट हो गई, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गई इन द यूएसए। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये एक्चुअली में है क्या? ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एडवर्ब या एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती है। चूंकि ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के फंक्शन में आ सकती हैं तो इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट भी बन सकती है। यहाँ पर ये वैसे देखो है क्या, ये एक्चुअली में एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, एक स्थान के बारे में तो बता रहा है। अगर स्थान के बारे में बता रहा है तो स्थान के बारे में तो बताते हैं एडवर्ब, वर्ब के लिए आते हैं, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ये इन द यूएस से कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा आई के लिए। तो ये हो गया 83 सेंटेंस। 84 की बात कर लेते हैं। इस बार थोड़े सेंटेंस सिंपल हैं इसलिए जल्दी हो जा रहे हैं, वरना एक एक सेंटेंस में 40-40, 50-50 मिनट तक डिस्कशन चलता है हमारे सेशन में।
टाइम टेकिंग जरूर लगती होगी बच्चों को, बट हेल्पफुल बहुत है। ये सबसे ज़्यादा, ये मेरे हिसाब से ये बेस्ट अप्रोच है। एक बार ऐसा करना है आपको प्रैक्टिस के दौरान, और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। इंटेरोगेटिव मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर, वो शायद छूट गया होगा टाइपिंग के दौरान। मैं यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मोडाल जो है इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अब ये जो मे है, मे एज ए मोडाल, देखिए मोडाल जो है बहुत सारे मीनिंग में, बहुत अलग अलग जगह पर यूज़ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मे के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मे पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ हो जाता है। किसी एक्शन की पॉसिबिलिटी हो तो उस पॉसिबिलिटी को कन्वे करने के लिए मे यूज़ हो जाता है। परमिशन के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैम मे आई कम इन, तो मैम मे आई कम इन सेंटेंस में आप जो मे लगा रहे हो वो किस लिए लगा रहे हो? परमिशन के लिए, कि मैम क्या मुझे परमिशन है अंदर आने की, ठीक है। बचपन से बोलते हैं ये सेंटेंस। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ हो जाता है, परमिशन के लिए भी यूज़ हो जाता है। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बताई जा रही है या परमिशन ली जा रही है? परमिशन का यहाँ पर सेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मे से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, नो मेन वर्ब हो गई, उल्टा लिखा हुआ सेंटेंस है इन्वर्टेड फॉर्म में, इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर। अब ये जो मेन वर्ब है नो, ये मेन वर्ब लिंकिंग तो है नहीं, लिंक करने के लिए तो आई नहीं है, ये तो एक्शन ही है ना भाई। नो तो एक मेंटल एक्शन है। अब एक्शन है तो उसमें भी ये इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, ये आपको देखना पड़ेगा, हर वर्ब के साथ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे का सेंटेंस इसी से प्रभावित होना है। अगर आपने इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव फंक्शन को यहाँ पर मिस कर दिया तो आपको अगला लिखा वाला, आगे जो लिखा हुआ वर्ड है उसके बारे में क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो नाउन लिखा है तो क्यों लिखा है, एडवर्ब लिखा है तो क्यों लिखा है। तो यहाँ पर ये आपको चेक करना ही है। देखिए किसी भी सेंटेंस की जो सबसे जरूरी वर्ड है वो वर्ब ही है। मैंने इस पर लेक्चर डाले हुए, पूरे को पूरे मैंने लेक्चर डाले हुए हैं कि क्यों वर्ब को सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए, या क्यों वर्ब सेंटेंस की सबसे फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल सबसे बेसिक यूनिट है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सेंटेंस में नाउन अब्सेंट हो, प्रोनाउन अब्सेंट हो, प्रीपोजिशन ना हो, कंजंक्शन ना हो, मतलब कोई भी अदर वर्ड, कोई भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड अब्सेंट रह सकता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। देखो एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा रन, ये एक सेंटेंस है पूरा अपने आप में। मैंने कहा आपसे रन, तो ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है। हाँ, रन वर्ब है, रन वर्ब है, और उसका मतलब है दौड़ना। रन का मतलब है दौड़ना, लेकिन ये जो मैंने रन लिखा है इसका मतलब है दौड़ो। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं स्टॉप। भाई जो आप किसी सड़क पे जाते हैं, कहीं पे कोई पुल आता है, यहाँ पर जहाँ पर वो फाटक आता है लगा हुआ ट्रेन का, तो उस जो पाइप होता है जो आपको रोकता है, उस पर एक बोर्ड लगा रहता है गोल गोल सा, उस पर लिखा रहता है स्टॉप। उस स्टॉप का मतलब क्या कोई वर्ब है? कोई वर्ब लिखी है वहाँ? भाई स्टॉप जब वर्ब होगी तो उसका मतलब होगा रुकना, लेकिन वो जो लिखा रहता है वो आपके सामने सेंटेंस लिखा रहता है, उसका मतलब होता है रुकिए, रुक जाइए, अभी ट्रेन जा रही है, रुक जाइए। तो ये जो एक वर्ड है, एक्चुअली में ये वर्ब है, लेकिन एक ही वर्ड का सेंटेंस है, और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये इंपरेटिव नेचर का सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मैं आपके सामने लिख दूं ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ओपन द डोर को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, अपने बाद उसने ऑब्जेक्ट ले लिया। मैं आपसे बोलूं स्टॉप इट,
आप कह देंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन स्टॉप के बाद इट आ पाया क्योंकि ये ट्रांजिटिवली यूज हो रही थी। लेकिन स्टॉप तो एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है। तो अगर इंट्रांजिटिवली यूज हो रही है तो वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी? नहीं लेगी। फिर तो यहीं पर ये खत्म। तो एक ही वर्ड का सेंटेंस, और वो वर्ड क्या है? वर्ब है। तो वर्ब जो है सबसे जरूरी यूनिट है किसी भी सेंटेंस की, उसके बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। और कोई भी वर्ड जो है अब्सेंट रह सकता है, और कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड अब्सेंट रह सकता है जरूरत के हिसाब से, लेकिन वर्ब जरूरी है। देखिए ना, एक ही वर्ड का सेंटेंस है और वो वर्ड क्या है? वर्ब। ठीक है, तो यहां पर ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई वर्ब आई है तो आप उसको इसी तरह से हैंडल करेंगे। आप देखेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो वो लिंकिंग नेचर की है या एक्शन नेचर की है। लिंकिंग नेचर की है तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। एक्शन नेचर की है तो आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए जो कि नाउन प्रोनाउन होगा। इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मतलब नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा, कुछ और आ सकता है, एडवर्ब्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है आपकी नो, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। कैसे पता चला मुझे? जब मुझे पता नहीं चलता, मैं कंफ्यूज रहता हूँ वर्ब्स को लेकर, तो मैं उनके साथ, देखिए मोस्ट वर्ब के साथ ऐसा हो जाता है, कुछ वर्ब्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग में होती है, उनका मीनिंग जो है हमें क्लियर पता नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है कि वाट लगा के या हुम लगा के आपको पता ना चले, तो उनका एक्चुअल मीनिंग आपको जानना समझना पड़ेगा। डिक्शनरी कर लिया करो, इग्नोर मत किया करो। जैसे नो वर्ड है, नो वर्ब है, तो आई नो बोला मैंने किसी को, मैंने कहा आई नो, तो वो मुझसे पूछेगा ना व्हाट, तो यानी कि नो के बाद व्हाट का रिप्लाई चाहिए। यानी कि नो एक ऐसी वर्ब है जिसको व्हाट का रिप्लाई चाहिए। व्हाट का रिप्लाई मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट? एक्चुअली में यही पूरा, ये पूरी जो क्लोज है यही इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरी क्लोज इसका ऑब्जेक्ट बन सकती है। अगर कोई क्लोज इसका ऑब्जेक्ट बन रही है तो ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन ही हो सकता है, तो इट मीन्स इसे क्या कहा जाएगा? नाउन क्लोज। ये तो बात सही है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टू लिखा है ये प्रीपोजिशन लिखी है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है हु सब्जेक्टिव केस में, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में बनाओ ना। एक इंडिकेशन तो ये हो गया, एक हिंट तो आपके सामने ये हो गया कि हु का होम होना है। दूसरी चीज आपने यहाँ पर देखा कि आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपने देखा कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हो रही है हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये मेन वर्ब लगी है। मेन वर्ब एक्शन नेचर की है और इंट्रांजिटिव नेचर की है, मतलब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिखना भी है तो प्रीपोजिशन लगा के लिखना पड़ेगा, और वो प्रीपोजिशन क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। स्पीक टू, लिसन टू, इनके इन वर्ब के साथ क्या आता है? टू प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, टू प्रीपोजिशन लगा के हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं आई एम स्पीकिंग टू यू। ओके, क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसलिए हमें यहाँ पर टू लगाना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए। तो वो टू यहाँ ना लगने की बजाय कहाँ लगा है? ये लगा है, और इसका हो रहा है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आपका 84। 85 सेंटेंस पर चलते हैं। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इममेमोरियल। कस्टम हो गया नाउन, दिस हो गया डिटर्मिनर, ये हो गई आपकी नाउन फ्रेज। आपको मैं बता चुका हूं कि नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, या कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए यहाँ लिंकिंग वर्ब होनी चाहिए थी, यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है।
ऑब्जेक्ट होने के लिए यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव वर्ब होनी थी, कोई प्रीपोजिशन होनी थी, वो भी नहीं है। इट मीन्स अब तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब ये सब्जेक्ट है तो कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। हैज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि आगे लिखी है मेन वर्ब, कम डाउन। फ्रेजल वर्ब हो रही है। अब देखिए ये जो डाउन है ना, ये जो डाउन है, वैसे तो ये एडवर्ब है, तो या तो ऐसे मान लो कि कम मेन वर्ब है और डाउन इसके लिए यूज हो रही है, एडवर्ब है तो मेन वर्ब के लिए यूज हो रही है, या फिर इस पूरे कोई फ्रेजल वर्ब मान लो। फ्रेजल वर्ब ऐसे ही बनाए जाते हैं। फ्रेजल वर्ब बनाए जाते हैं किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़कर। किसी वर्ब में प्रीपोजिशन को जोड़ देंगे या फिर एडवर्ब को जोड़ देंगे और लो तैयार है आपका फ्रेजल वर्ब। एक अलग ही मीनिंग, थोड़ा सा अलग मीनिंग उससे जनरेट कर देंगे। तो यहाँ हमने इस वर्ब में क्या जोड़ा, डाउन जोड़ा। अब इस डाउन को क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, और ये हमारी फ्रेजल वर्ब तैयार। ये हो गई पूरी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की है। इंट्रांजिटिव नेचर की है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। भाई किसी को कम डाउन थोड़ी किया है, खुद कम डाउन हुई है। ठीक है, दिस कस्टम हैज़ कम डाउन मतलब रिड्यूस हो गई, खुद ही मतलब कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अब जो है उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सिंस टाइम्स इमेमोरियल, देखो ये सिंस जो है प्रीपोजिशन लगी है, और ये प्रीपोजिशन बताई जाती है किसी टाइम को रिफर करने के लिए। और ये सिंस का मैं मीनिंग आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, इस वाले बोर्ड पर चल लेते हैं। अगर आप सिंस के बारे में देखेंगे तो सिंस का मतलब होता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट टू अ लेटर टाइम, या पास्ट अंटिल नाउ। देखो ये तो होगी डेफिनेशन, अगर आप इसको कहीं नोट करना चाहें तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये अगर हमारी टाइमलाइन है और ये हमारा प्रेजेंट है और ये पूरा है पास्ट और इसके आगे को सारा फ्यूचर, तो सिंस का मतलब होता है कि पास्ट में किसी भी टाइम से लेकर बाद वाले किसी टाइम तक, या पास्ट के किसी भी टाइम से लेकर अब तक, अंटिल नाउ। ठीक है, दोनों ही चीजें यहां से यहां। ये सिंस का प्रयोग हम ये रिफर करने के लिए भी कर सकते हैं कि कोई चीज, कोई एक्शन पास्ट के इस पॉइंट से यहां तक हुआ। सिंस का प्रयोग हम ये रिफर करने के लिए भी कर सकते हैं कि कोई एक्शन पास्ट के इस पॉइंट से अब तक हुआ, अंटिल नाउ तक हुआ। ठीक है, और इसीलिए उसके साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट पॉसिबल हो पाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो अंटिल नाउ के मीनिंग को भी ले लेता है कि पास्ट के किसी पॉइंट से अब तक ये हुआ। क्योंकि अंटिल नाउ तक ले लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी सिचुएशन में पॉसिबल हो पाते हैं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना टाइम्स इमेमोरियल, अरे यार ये जो लिखा हुआ है ना टाइम्स इमेमोरियल, ये नहीं होता। ये होता है सिंस टाइम इमेमोरियल, या फिर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। बहुत सारे टीचर जो है ये कहते हैं कि सिंस टाइम इमेमोरियल की जगह फ्रॉम टाइम इमेमोरियल को रिफर कीजिए, क्योंकि जो टाइम इमेमोरियल है वो कोई ऐसा टाइम है जो याद नहीं है या अनरिकॉर्डेड है, तो उसके लिए जो है सिंस नहीं लगाया जा सकता। लेकिन दोनों ही जो है फ्रेजेस यूज होती हैं। सिंस टाइम इमेमोरियल भी यूज हो जाता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल भी यूज हो जाता है। एक दूसरे के सिनोनियम है, सिमिलर मीनिंग कन्वे करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर टाइम्स नहीं होगा, होगा टाइम ही।
दोनों ही फ्रेजेज यूज़ हो सकती हैं। मैंने बहुत जगह इनको लिखा हुआ देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ऑफिशियल और अच्छी डिक्शनरी में भी दोनों ही फ्रेजेस दी गई हैं। जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, वहाँ भी दोनों ही फ्रेजेस दी गई हैं। इस क्लोज का या इस फ्रेज का, क्लोज तो नहीं कह सकते इसको, इस फ्रेज का यूज़ पहली बार जब हुआ था तब भी सिंस के साथ ही हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ राइटर्स इसको ज़्यादा फेवर करते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है, दोनों ही सही हैं। ये हो गए आपके 85, यानी कि आज के 5 सेंटेंस। ठीक है, इसी तरह से हम अगले सेंटेंसेस भी समझेंगे। इसी तरह की अप्रोच आपको जो है घर पर रखनी है। प्रैक्टिस करते समय आप इसी तरह से करते रहिए। किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे सेंटेंसेस भी, इस सेंटेंस से अलग किसी दूसरे सेंटेंस में भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लेकर या टाइप कर कर भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और अगर आपका ऐसा डाउट होगा जो कि बहुत लोगों का हो सकता है, तो मैं उस पर यहाँ वीडियो भी बना सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।